क्या मध्य प्रदेश में अब डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है? बालाघाट के तिरोड़ी में डॉक्टर बनवारी लाल मीणा के साथ हुई हैवानियत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। लेकिन अब इस मामले में एक बड़ा अपडेट भी सामने आया है। अस्पताल स्टाफ के कड़े विरोध और काली पट्टी बांधकर जताए गए गुस्से के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी है। पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सख्त कार्रवाई के लिए हमेशा विरोध प्रदर्शन का ही इंतजार किया जाएगा? ये तस्वीरें डॉक्टर पर हुए हमले की वो गवाही है जिसने स्वास्थ्य कर्मियों के भरोसे को तोड़ दिया। 5 मार्च को तिरोड़ी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो हुआ उसने मानवता को शर्मसार कर दिया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बनवारी लाल मीणा को नशे में धूत लड़कों ने न सिर्फ अपना निशाना बनाया बल्कि सिस्टम को भी चुनौती दे डाली। पुलिस की सुस्ती से नाराज होकर बीते दिन अस्पताल के तमाम स्टाफ ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। काम करते हुए इन डॉक्टरों और नर्सों का मौन प्रदर्शन प्रशासन की नाकामी पर बड़ा तमाचा था। इसी दबाव का नतीजा है कि पुलिस जो अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, अचानक से एक्टिव हो गई। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को, सागर और मोहनीश निवासी तिरोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना में शामिल 8 से 10 युवकों में से बाकी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। भले ही इस मामले में 2 गिरफ्तारियां हुई हो, लेकिन तिरोड़ी पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब भी सवालिया निशान है। आखिर क्यों अस्पताल स्टाफ को न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा? फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और क्या भविष्य में हमारे धरती के भगवान यानी कि डॉक्टर बिना किसी खौफ के अपनी ड्यूटी कर पाएंगे? देखो सबको भी हाथ लगाया ना। मध्य प्रदेश का बालाघाट एक बार फिर बौद्धों के आंदोलन का गवाह बना। अवसर था विश्व शांति और ज्ञान के प्रतीक बोध गया महाविहार की पूर्ण मुक्ति का। अंबेडकर चौक पर जुटे सैकड़ों बौद्ध अनुयायियों और भिक्खु धम्मशिखर ने हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया कि बुद्ध की ज्ञान स्थली पर अब किसी और का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संघर्ष की जड़ें 133 साल पुरानी है। साल 1891 में श्रीलंका के महान बौद्ध पुनरुद्धारक अनागरिक धम्मपाल ने जिस महाबोधि सोसाइटी की स्थापना कर इस न्यायपूर्ण लड़ाई की नींव रखी थी, आज वही मशाल बालाघाट की सड़कों पर दिखाई दे रही है। भिक्खु धम्मशिखर के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने सदियों पुराने इस विवाद को अब निर्णायक मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। जायज मांग है वो मांग कर रहे हैं और इस जायज मांग को करने के बावजूद भी पिछले 135 वर्षों से पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी ने जो आंदोलन चालू किया, उस आंदोलन के हिस्सा बनकर हम आज भी काम कर रहे हैं। पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी 1935 में उनका देहांत हुआ और उसके पश्चात राहुल सांकृत्यायन जी जो है उन्होंने मांग किया, उन्होंने बोला कि गांधी जी ने बोला था कि महाबोधि महाविहार जो है ये बौद्धों को मिलना चाहिए। आंदोलन की मुख्य फांस है 1949 का बोध गया टेम्पल यानी कि बीटी एक्ट। प्रदर्शनकारियों का सीधा सवाल है कि जब देश के अन्य धार्मिक स्थलों का प्रबंधन पूरी तरह उसी धर्म के अनुयायियों के पास है, तो बोध गया में हिंदू बौद्ध साझा प्रबंधन की अनिवार्यता क्यों? उनका तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का सीधा उल्लंघन है, जो हर धर्म को अपनी संस्थाओं के प्रबंधन का मौलिक अधिकार देता है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र और बिहार की सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए 4 प्रमुख मांगे रखी है। 1949 के भेदभावपूर्ण टेम्पल एक्ट को तत्काल रद्द किया जाए, महाविहार परिसर में महंतों का कथित अवैध कब्जा हटाया जाए, मंदिर का पूर्ण प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय को सौंपा जाए,
और आंदोलनरत भिक्षुओं पर दर्ज मुकदमे तुरंत वापस लिए जाए। इस पृथ्वी पर सबसे पवित्र अगर कोई जगह है तो महाबोधि महाविहार है और वहाँ पर महंतों का कब्जा है, वहाँ पर महंतों का अतिक्रमण है। उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेकर वो लड़ाई जो है निरंतर लड़ते रहे और उस लड़ाई का जो परिणाम है आज हमको ध्यान साधना करने मिलता है, वंदना करने मिलती है, वहाँ पर बौद्धों को जाने के लिए मिलता है। प्रमाणित साक्ष्य पूरे बौद्धों के पक्ष में होने के बावजूद केंद्र सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, ये बौद्धों के साथ में छुआछूत का व्यवहार कर रही है और किसी भी मंदिर पर, किसी भी मस्जिद पर, किसी भी चर्च पर, किसी भी गुरुद्वारा में जो बौद्ध गया में स्थित गया जिला है वो नहीं लगा हुआ है। 1949 BT एक्ट किसी दूसरे धर्म के स्थल पर वो कानून लगा हुआ नहीं है, वो केवल बौद्धों के महाबोधि विहारों पर लगा हुआ है। तो ये छुआछूत का जो व्यवहार है, ये इस व्यवहार को हम समाप्त करना चाहते हैं। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से सभी धर्मों को समानता का अधिकार दिया है, तो हमें भी समानता से जीने का अधिकार है, हमें भी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। और महंतों का जो कब्जा है वहाँ पर जमा हुआ, उस महंतों के कब्जे को हम समाप्त करना चाहते, यही सरकार से मांग है। भिक्खु धम्मशिखर ने एकता का आह्वान करते हुए साजिशों से बचने की सलाह दी है। बालाघाट से उठी यह आवाज़ बता रही है कि बोधगया की मुक्ति अब महज एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि एक वैश्विक वैचारिक क्रांति बन चुकी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और सरकारें इस संवैधानिक हुंकार पर क्या रुख अपनाती है। क्या भारत का चुनावी सिस्टम आज़ादी के 75 साल बाद भी ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है? क्या आप जानते हैं कि जिसे आप अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे 60 से 70% जनता ने नकार दिया होता है। एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट और कॉस्मो ह्यूमनिज्म के प्रणेता धीमान विजय मानकर ने देश की चुनावी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मानकर ने दावा किया है कि भारत में लागू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी कि जिसे एक वोट ज़्यादा मिला वो विजेता, दरअसल लोकतंत्र का सबसे बड़ा डिफेक्ट है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार से लेकर दिल्ली तक पार्टियां 30 से 40% वोट पाकर 60 से 70% सीटों पर राज कर रही है। विजय मानकर सवाल पूछते हैं, अगर सरकार राजभवन का नाम बदल सकती है, गुलामी के प्रतीक मिटा सकती है, तो इस ब्रिटिश इलेक्टोरल सिस्टम को क्यों नहीं बदलती? ये जो कह रहे हैं कि हमने जो ब्रिटेन से जो कॉलोनियलिज्म था उसकी जो निशानियाँ उसको हम चेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी बहुत सारे सिंबल्स को चेंज किए, नाम बदल रहे हैं। जैसे राजभवन से लोक भवन भी किया गया है, गवर्नर्स बंगलो बोला जाता था ना, इसको गवर्नर्स हाउस, वहाँ से ये किया है। तो आपका सवाल बड़ा रिलेवेंट है कि जो इंडिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जो डिफेक्ट है वो है चुनावी व्यवस्था, जिसको मैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम कहते हैं कि आपको चुन के आने के लिए केवल एक वोट ज़्यादा की ज़रूरत है। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन है, आपको 5 लाख वोट मिलता है लेकिन वो 51% वोट नहीं है। आपके अपोनेंट को 5 लाख 1 वोट मिलता है, वो भी 51% नहीं है। तो लेकिन जिसको 1 वोट ज़्यादा मिलता है वो पार्लियामेंट जाता है, दूसरे को घर बैठना पड़ता है। यानी हमारे देश में एवरेज वोट 35-40% वोट लेकर जो है वो MP MLA बनता है। तो ये तो डेमोक्रेसी का रूल नहीं है। डेमोक्रेसी का पहला रूल है कि 51% वोट होना चाहिए। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम कॉलोनियलिज्म की जितने सिम्बॉल्स हैं उसको हम लोग जो है वो मिटा रहे हैं, तो फिर फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने की ज़रूरत है, जिसमें जो है 99.99% वोटर्स जो है, जो पार्टी जो है ओपन लिस्ट में जो कैंडिडेट देगी उसमें जो है अगर आपको 99.99% जो वोट है, यानी सपोज कट ऑफ लिमिट आप 0.15% वोट का डालते हैं, यानी मान लीजिए आज के तारीख में लोकसभा के चुनाव में 10-12 लाख वोट किसी पार्टी को यदि मिल जाए, सपोज API को 10-12 लाख वोट मिल जाए, तो उसका एक MP कम से कम जाएगा लोकसभा के अंदर। तो वो सिस्टम को लाना चाहिए। तो अगर मोदी गवर्नमेंट को लगता है कि तमाम जो कॉलोनियलिज्म की निशानियाँ हैं उसको जो है हम मिटाना चाहते हैं, तो फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लाने में क्या हर्ज है, उनको लाना चाहिए। समाधान के तौर पर उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग की है, जैसा जापान और दुनिया के 102 देशों में है, जहां हर वोट की कीमत होती है। अगर किसी पार्टी को 1% वोट भी मिलता है तो संसद में उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। विजय मानकर का यह विश्लेषण सीधे सत्ता के गलियारों को चुनौती दे रहा है। उनका तर्क साफ है, जब तक 51% बहुमत का नियम और प्रोपोर्शनलिटी लागू नहीं होती
तब तक यह लोकतंत्र नहीं बल्कि एक इलेक्टोरल फ्रॉड है। क्या सरकार इस बड़े सुधार के लिए तैयार है? विजय मानकर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए, कोई भी चुनाव आप लीजिए, लोकसभा का लीजिए या आप विधानसभा का भी लीजिए, अभी भी विधानसभा में जो चुनाव हुआ ना, उसमें बीजेपी पूरे एनडीए का जो वोट है वो अभी भी 51% वोट नहीं है, लेकिन उनकी सीटें 60% से ज़्यादा आई हुई है। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, 40% 45% के बीच में उनको वोट है, इंक्लूडिंग नीतीश कुमार एंड ऑल, जो पासवान जी के लड़के वगैरह थे, सब मिला के बीजेपी को, लेकिन सीटें 60% से ज़्यादा हैं। अगर आपको 51% वोट नहीं है, इसका मतलब बिहार में मुझे लगता है कितना सीट्स है, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं, 240 कुछ एग्जैक्ट सीट्स मैं बोल नहीं पाऊँगा, उसमें 288 है या 240 है, तो पर 51% सीट्स जो आपको लगती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वोट भी 51% होना चाहिए, वो है नहीं एनडीए को, लेकिन सीट उनको 60-65% आ रही है। ठीक, आप लोकसभा का भी देख लीजिए, तो लोकसभा के अंदर में भी बीजेपी को जितना परसेंट वोट है, वो वोट मुझे लगता है 30%, 31-32% के आसपास है, लेकिन उसकी सीट्स आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आप रफली 30% सीट्स कैलकुलेट करते हैं तो 5 3 15, 160, 165, 170 मैक्स टू मैक्स 175 सीट्स होनी चाहिए थी बीजेपी को, लेकिन उसको 240 सीट्स आई है लोकसभा के अंदर में, 240 या 243 आई हुई है। तो ये दर्शाता है कि आपको कम परसेंट वोट में भी ज़्यादा जो है वो सीटें आती है। तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेटली आपको जो है सीटें देता है पार्लियामेंट में और असेंबलीज़ में। और जो पार्टीज़ को, जैसे मान लीजिए कि किसी को 1-2-5% वोट मिला है, लेकिन उसको एक सीट में इतना वोट नहीं मिला कि वो जो है वो चुन कर आ सके, तो उसका एक भी एमएलए एमपी नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि सारे लोगों का, छोटी पार्टीज़ का, माइनॉरिटीज़ का, गरीब लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो दुनिया के 102 कंट्रीज़ में पीआर सिस्टम एंड मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, जैसे जापान का मैं बताता हूँ आपको। जापान में लगभग 38% सीट्स पीआर में है, 38% सीट्स, रफली 40% सीट्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में जापान में। क्योंकि जापान में भी उन्होंने इस चीज़ को देखा था कि भाई बहुत ज़्यादा अमीर लोग जो है इसमें जा रहे हैं, मेजर पार्टी से जा रहे हैं, छोटी जो कम्युनिटीज़ है, छोटी पार्टीज़ है, उसमें नहीं जा पा रही, तो उन्होंने उस सिस्टम में पीआर सिस्टम लाया। और अभी जापान में 40% सीट्स लगभग जो है वो पीआर सिस्टम की ओपन लिस्ट से जाती है, जिसमें सभी को मौका मिलता है। तो ऐसा इंडिया में होना चाहिए। जब तक इंडिया में ऐसा नहीं होगा, ये जो डेमोक्रेसी हम कह रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि इसमें फर्स्ट रूल ऑफ डेमोक्रेसी 51% का भी नहीं है, और जो अल्टीमेट रूल है डेमोक्रेसी का, प्रोपोर्शनैलिटी का, 99.99% का, वो तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में।